बहुरानी अनामिका की बेवकूफ भरी हरकतों की वजह से शारदा को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसकी वजह से शारदा को एक के बाद एक सरदर्द की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। उस दिन भी वो हॉल के सोफे में बैठकर अपनी सरदर्द की दवाइयाँ ले रही थी। तभी शारदा के पति प्रसाद वहाँ आते हैं। शारदा, ये कोई चॉकलेट नहीं है, ये दवाई है, दवाई। लालची की तरह तुम खा रही हो। इतना खाओगी तो ये काम करना भी बंद कर देगा। शारदा बहुत कमजोर दिख रही थी और कहने लगी, आपको मुझे देख के मजाक लग रहा है? चाहे इंसान कितना भी लालची क्यों ना हो, दवाइयों के लिए वो लालची नहीं हो सकता। पर तुम्हारे हाव भाव देख के तो ऐसा ही लग रहा है। अगर मेरे हाव भाव को हटा दीजिए तो मैं इन दवाइयों को सिर्फ बहू के लिए ही लेती हूँ। देखो शारदा, सास बहू के मामले को बाप बेटे तक खींच कर मत लाओ। दो बेवड़े जैसे फिर से पहले जैसे हो जाते हैं, वैसे ही सास बहू का रिश्ता है। बीच में जो घुसेगा उसका दांत टूटेगा, उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक टेढ़ा हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा कहकर प्रसाद वहाँ से चले गए। शारदा बस सोचते ही रह गई कि प्रसाद वहाँ पर क्यों आए और क्यों चले गए। शारदा को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तब तक थोड़ी देर बाद अनामिका वहाँ पर आती है। सासू माँ, चाय लेकर आऊं क्या? नहीं बहू, मैं अस्पताल जाकर आती हूँ। तुम सावधानी पूर्वक रहना। अगर कोई घर आए तो हमारे वो रिश्तेदारी होंगे, उनका आदर सत्कार करना। ठीक है सासू माँ। मुझे नहीं पता बहू, देखकर तो तुम चालाक ही लगती हो, पर ऐसी ऐसी बेवकूफ भरी हरकतें करती हो जिसकी वजह से मेरा सर दर्द कम ही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अस्पताल जाती हूँ, तुम सावधानी पूर्वक रहना। ठीक है सासू माँ। ऐसा कह के शारदा घर से अस्पताल के लिए निकल जाती है। 10 मिनट के बाद एक भिखारी आता है और घर पे आके वो कॉलिंग बेल बजाता है। अनामिका जो किचन में थी, आवाज सुन के वो दरवाजा खोलने आती है। दरवाजा खोलते ही सामने उसे एक भिखारी दिखता है। अचानक से उसे सासू माँ की बातें याद आती है। आइए बाबू आइए, कौन से गांव से आए हैं? ये सब देखकर भिखारी भी बड़ा आश्चर्य हो गया। वो कुछ कहने का कोशिश कर रहा था, पर अनामिका उसकी बातें नहीं सुन रही थी। उसे अंदर लेके घर पे आती है और उसे ले आके सोफे पे बैठाती है। जल्दी से वो फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक ले आके उसे पीने के लिए देती है। आप गांव से कब आए चाचा जी? वहाँ पे सब कैसे हैं? वो बात नहीं है, मैं आपका चाचा नहीं लगता हूँ, मैं भिखारी हूँ। मेरी वेशभूषा देख के समझ नहीं आ रहा क्या, या फिर आप अंधी हैं? आप ऐसी बातें मत कीजिए, सोफे पे आराम से बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीजिए। मैं जल्दी से खाना पका के ले आती हूँ, तरह तरह की चिकन करी, उसे खा के थोड़ा आराम कीजिए। अरे आप इतनी बेवकूफ क्यों है? मैं आपके चाचा नहीं हूँ, भिखारी हूँ। चाहे भिखारी कितना भी समझाने की कोशिश क्यों ना करे, अनामिका उसकी एक बात नहीं सुनती है और किचन में चली जाती है। 10 मिनट के बाद वो गर्मा गर्म तरह तरह के पकवान पकाती है, फिर भिखारी को वहाँ ले आके डाइनिंग टेबल पे बैठाती है। गर्मा गर्म चिकन और चावल परोसती है। जैसे ही वो खाना देखता है, सब कुछ भूल जाता है और जल्दी जल्दी सारा खाना वो खाने लगता है। उसका सारा फोकस मुर्गी के टांग पे था। तभी अचानक से कॉलिंग बेल बजता है। कॉलिंग बेल बजते ही भिखारी चिंतित हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लेती हूँ चाचा, आप अच्छे से खाइए। ऐसा कहकर वो दरवाजे के पास आती है दरवाजा खोलने के लिए। सासू माँ जो अस्पताल गई हुई थी, वो तब तक घर लौट आती है। डाइनिंग टेबल पे बैठकर भिखारी चिकन लेग पीस खा रहा है, ये देखकर शारदा तो शॉक हो जाती है। वहाँ जाके वो गुस्से से कहने लगती है, अरे तुम कौन हो? तुम्हारा हाव भाव देख के तो भिखारी लग रहे हो। मैं यहाँ नहीं आया, मैं तो भिखारी हूँ। मेरी किस्मत कहाँ कि मैं इतने बड़े घर में रहूं, पर मैं आज आपके डाइनिंग टेबल पे बैठ के पेट भर के खाना खाया। ये सब सुन के शारदा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से से उसे कहने लगी, और अगर 1 मिनट तुम यहाँ खड़े रहे तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। निकलो अभी के अभी। ऐसा कह के शारदा जब उस भिखारी को पीटने ही वाली थी, भिखारी जल्दी जल्दी चावल और चिकन को बैग में भरता है और वहाँ से भाग निकलता है। फिर शारदा अपनी बहू रानी अनामिका से पूछती है, आप ही ने तो कहा था सासू माँ, हमारे घर पे जो भी आते हैं वो हमारे रिश्तेदारी होते हैं, उनका सम्मान करना, अंदर बैठा के खाना खिलाना। आपने जैसा कहा वैसे ही तो किया। अनामिका के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद शारदा आश्चर्य हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर शारदा एक दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती है।
जब वो लौट के आती है तो घर पे ताला लगा हुआ था। ये देखकर शारदा बहू को फोन लगाती है। अनामिका ऑटो से घर लौट आती है। शारदा देखती है कि बहू अनामिका के हाथ में एक सब्जी का थैला है। सासू माँ, कितनी देर हो गई आए हुए? वो ठीक है, पर तुम घर पे ताला लगाई हुई हो। तुम्हारे पिताजी कहाँ है? वो तो घर पे है माँ जी, घर पे सो रहे हैं। अगर मैं दरवाजा खोल के बाजार चली गई होती तो हो सकता है कि चोर घुस आता, इसीलिए मैंने अक्ल लगाया। एक बार आपने कहा था ना कि जब पिताजी सोते हैं बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह सोते हैं। ये बात मुझे याद थी, इसीलिए मैंने सोचा उन्हें जगाने से बेहतर है कि मैं ताला लगा के बाजार चली जाऊं और थोड़ी सब्जियां ले आऊं। वो ठीक है, पर तुम पास के सुपरमार्केट में क्यों नहीं गई? ऑटो लेके कहाँ गई थी? किसान बाजार में ना सब्जियां बहुत कम भाव में मिलते हैं माँ जी, पता चलती मैं वहाँ चले गई। किसान बाजार में 10 रुपए सस्ते मिलेंगे सोचकर तुम ऑटो के लिए 500 रुपए खर्च कर दी। हाँ सासू माँ। फिर दरवाजे के सामने खड़े होकर सासू माँ शारदा अपनी बहू अनामिका को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। अब ये कुछ नया नहीं था, इसलिए अनामिका फिर से जाके अपने कामकाज में लग जाती है। एक दिन और वो कुकर में चावल डाल के सासू माँ के पास आकर पूछती है, सासू माँ, आपने मुझे चावल धोने के लिए कहा था ना? हाँ, पर इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है? आपने धोने के लिए तो कह दिया, पर कौन से साबुन से धोना है आपने ये नहीं बताया। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा अपना सर फिर से पकड़ लेती है। अनामिका को शारदा की परिस्थिति समझ में आ जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में प्रसाद और शारदा मिडिल क्लास दंपति रहते थे। उनके बेटे का नाम था रमेश। हाल ही में उसकी शादी अनामिका नाम की एक लड़की से होती है। बहू नए परिवार में आई, पर वो बहुत ही लालची थी। किटी पार्टी में भी जाने के लिए वो अपने पति से हमेशा नए नए कपड़े गहने ले आने के लिए अनुरोध किया करती थी। बात बात पे उसे कोसा करती थी। तभी एक दिन अपने बेडरूम में वो दोनों बहुत लड़ाई कर रहे थे। हद हो गई, जहाँ तक मुझे पता है एक भिखारी भी बार बार एक घर में मांगने नहीं जाता, पर यहाँ तो मांगना पड़ता है। तुम क्या कहना चाहती हो अनामिका? मुझे दिन में 10 बार मांगना पड़ता है और आप तो हर बार भूल ही जाते हैं क्योंकि आप काम में व्यस्त रहते हैं। याद दिलाने के लिए मैंने आपको फोन किया। पत्नी के याद दिलाने के बाद भी आप वो बात कैसे भूल सकते हैं? अब तो मुझे आपके बॉस से बात करनी पड़ेगी। ये सब भिखारी के लिए होता है बाबू, आज नहीं कल फिर से आना, जब मर्जी होगी तब दान करेंगे। अच्छा ठीक है, आइंदा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाएगा, पर सर पे चढ़ के नहीं कहेगा कि आपके पास नहीं है, फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। ये भिखारी का टॉपिक कहाँ से आ गया? मुझे किटी पार्टी जाना है, मुझे नए कपड़े और गहने चाहिए ही चाहिए। देखो अनामिका, हम लोग बहुत अमीर नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं है, हम मध्यम वर्गीय परिवार में से हैं। बेहतर होगा हमारे बराबरी के लोगों के साथ तुम मेल झोल बढ़ाओ। फिर इस तरह से लोमड़ी बन के शेर के साथ क्यों घूमना? जैसी हो वैसा ही रहना बेहतर होगा ना। मुझे आपके हिसाब किताब नहीं सुनना, मुझे नए कपड़े और गहने चाहिए। अब आप वो खरीदेंगे कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। देखो अनामिका, तुम 10 बार बता चुकी हो कि तुम किटी पार्टी जाना चाह रही हो, फिर तुम्हें हर बार नए कपड़े और जेवर की क्या जरूरत है? क्या संभव है मेरे लिए? हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार में से हैं। इस तरह की लालच हमारी जिंदगी को और बदतर बना देगी। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ परिवार चलाने के लिए नहीं ना? मेरी इच्छाओं का सम्मान करना, उसे पूरा करना भी आपका धर्म है। इच्छा हो तो ना, बेकार की इच्छाओं के बारे में तो नहीं ना। आप चाहे जो भी सोच ले, मुझे कोई परवाह नहीं। चाहे आप मेरी सोच को बेकार कहे या कुछ भी कहे, मुझे उससे कुछ भी आता जाता नहीं। हर किटी पार्टी में मैं जाऊंगी, वो भी नए कपड़े और नए जेवर पहन के, बस। ये सब सुनने के बाद रमेश कुछ नहीं कहता, चुपचाप जाके अपने बिस्तर पे बैठ जाता है। ये देखकर अनामिका को और गुस्सा आता है। अपनी पत्नी की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकते हो, कैसे पति हो तुम? और तुम पति की दिल की बात, ना ही उसकी कमाई के बारे में सोचती हो, कैसी पत्नी हो तुम? तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते? अगर मैं समझ भी जाऊं तो मेरे पास कोई चारा नहीं। अगर मैं नए कपड़े और जेवर नहीं पहनी तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप ये ना सोच के कि कैसे ज्यादा कमाई हो, बस आप मेरे खर्च को रोकना चाहते हैं। ऐसा कह के अनामिका हॉल में आ जाती है, जहाँ सासू माँ शारदा बैठ के टीवी देख रही थी।
सासू माँ, आप अपने गहने दीजिए ना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। मेरे पास गहने कहाँ है बहू, तुम्हारे पिताजी ने सब बेच दिया और फिर नया भी नहीं खरीदा। सासू माँ की ऐसी बातें सुनने के बाद अनामिका उनसे लड़ाई करने लगती है। हर दिन अनामिका उस परिवार में लड़ाई झगड़ा करती थी और सभी लोगों को बहुत तकलीफ देती थी। तभी एक दिन अनामिका की दोस्त शिल्पा उसके घर पे आती है। आंटी, अनामिका नहीं है? नहीं बेटा, किसी पार्टी में गई है। अच्छा बताओ, कुछ कहना है क्या? सासू माँ शिल्पा को बहुत दुखी होकर कहती है। आप इतनी परेशान क्यों हैं आंटी? क्या बताओ बेटा, अनामिका हर दिन नए नए कपड़े गहने मांगते रहती है, बात बात पे टोकती है और घर के सारे पैसे यही सब में खर्च कर देती है। कुछ कहने जाओ तो लड़ाई करने लगती है। इस तरह से शारदा शिल्पा को अनामिका के बारे में सारी बातें बताती है। जेवर से ज्यादा जरूरी खाना है, ये बात अनामिका को अच्छे से सबक सिखाना होगा। ये कैसे संभव है बेटा? अगर कोई तरकीब है तो बताओ ना। ठीक है आंटी, अब क्या कहना, आप बस देखते रहिए। ऐसा कह के शिल्पा वहाँ से चली जाती है। शारदा सोचती है, पर इस पीढ़ी के तरकीब और सोच शारदा के कुछ पल्ले नहीं पड़ते। 2 घंटे के बाद शिल्पा अनामिका के घर में लौट आती है। शिल्पा नए नए कपड़े, जेवर सब लाके अनामिका के घर में रख देती है और उसके घर के सारे सामान, फर्नीचर वहाँ से लेके चली जाती है। अनामिका लौट के जैसे अलमारी खोलती है, नए नए कपड़े, जेवर देखकर वो मानो खुशी से झूम उठती है। सासू माँ, ये कपड़े, ये जेवर किसके हैं? ये कपड़े तुम्हारे हैं, ये जेवर भी तुम्हारे लिए है। इन सभी को तुम जब मर्जी जैसे मर्जी पहन के घूमो। सासू माँ की बातें सुन के अनामिका बहुत उत्साहित हो जाती है। वो सारे नए नए कपड़े, जेवर पहन के पूरे घर में खुशी से घूमने लगती है। थोड़ी देर के बाद खाना खाने के लिए अनामिका किचन में जाती है। वो गौर करती है कि खाने के सामान, बर्तन आदि कुछ भी किचन में नहीं है। सासू माँ, घर के सारे फर्नीचर, किचन के सारे सामान, ये सब कहाँ है? कहाँ चले गए? इन्हीं सबको तो बेच के मैं तुम्हारे लिए गहने, नए नए कपड़े लेकर आई हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया। खाना तो कभी भी कहीं भी मिल सकता है, पर ये गहने, नए नए कपड़े हमेशा नहीं मिल सकते। अनामिका ऐसा सोचती है और उत्साहित होकर कहती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। शिल्पा शारदा, प्रसाद और रमेश के लिए खाना ले आती है। अनामिका को इसकी खबर नहीं थी। अनामिका जब कुछ कहती थी तो कपड़े और जेवर को लेकर वो 2-4 बातें कहते थे। दिन ब दिन अनामिका कमजोर हो रही थी। वो सासू माँ के पास जाके विनती करने लगती है। अरे बहू रानी, तुम्हारे गहने, कपड़े तुम्हें खाना नहीं खिला रहे हैं? खाने के लिए क्यों विनती कर रही हो? जो गहने हैं वो खाओ, जो कपड़े हैं वो खाओ। कमजोर अनामिका अब सासू माँ के पैर पकड़ लेती है। जेवर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाना दे दीजिए, थोड़ा पानी दे दीजिए, सही सबक मिल गया है मुझे। अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है। तब से अनामिका खुशी खुशी सभी के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। इस तरह अनामिका की लालची स्वभाव को बहुत ही प्यार से शिल्पा की मदद से उसे बदल दिया गया और तब से उस परिवार में खुशियाँ लौट आई। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।